देखिए अभिषेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया, तो 3 बातें हैं। पहली बात कि सरकार की नीयत में खोट लगता है और क्यों लगता है कि जब पार्लियामेंट का एजेंडा सर्कुलेट हुआ, तो उसमें ये बिल का प्रावधान नहीं था। 2 दिन पहले शाम में मीटिंग होती है कैबिनेट की। मीटिंग आधे घंटे की थी, 1.5 घंटे तक चली। जी। नॉर्मली आप पत्रकार हैं, हमेशा कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को ब्रीफ किया जाता है जी। कि मीटिंग में क्या डिसीजंस हुए। उस पत्रकारों को कुछ भी नहीं बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर बात होगी। जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है और उसके बाद आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ये इन महिलाओं के साथ, इस वर्ग से आने वाली महिलाओं के साथ धोखा है। क्यों इसको धोखा मान रहे हैं? आपकी सहयोगी जेडीयू साथ दे रही है, समर्थन कर रही है इस बिल का। देखिए अभिषेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया, तो 3 बातें हैं। पहली बात कि सरकार की नीयत में खोट लगता है और क्यों लगता है कि जब पार्लियामेंट का एजेंडा सर्कुलेट हुआ, तो उसमें ये बिल का प्रावधान नहीं था। 2 दिन पहले शाम में मीटिंग होती है कैबिनेट की। मीटिंग आधे घंटे की थी, 1.5 घंटे तक चली। जी। नॉर्मली आप पत्रकार हैं, हमेशा कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को ब्रीफ किया जाता है जी। कि मीटिंग में क्या डिसीजंस हुए। उस पत्रकारों को कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद धीरे-धीरे रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे कुछ चीजें लीक होने लगी, तो फिर कुछ चैनल्स ने चलाना शुरू किया कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है। इसके बीच में प्रहलाद पटेल जो एमओएस हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए। कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो ये देखिए, अगर ये ट्रांसपेरेंट हैं और सचमुच में नारी शक्ति का अभिनंदन करना चाहते हैं, जी। तो इसके लिए एक सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बिल आज की बात तो है नहीं। सबसे पहले 1974 में इसका डिस्कशन हुआ था और 1996 से इस बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है। 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हो चुकी थी। अगर इनको वही बिल लाना था, तो 2010 में जो राज्यसभा में पास हुई बिल थी, उस बिल को लाके इस बार लोकसभा में पास करवा लेते। लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जब भी कोई बिल पास होता है, जब कोई कानून बनता है, तो जिस दिन बिल पास होता है उस दिन से वो कानून लागू हो जाता है। जी। ये बिल के साथ जो कंडीशन लगाया गया है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद सीटों का चयन होगा। अब देखिए, सेंसस होना था 2021 में, जो आज तक नहीं हुआ। अब वो सेंसस 2026 तक हो नहीं सकता है, तो 26 के बाद होगा या 31 के बाद होगा। एक सेशन मिस करके 31 के बाद होगा। तो जब सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, सीटों का निर्धारण होगा, तो ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे हमारे सांसद मनोज झा जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। एक्चुअली ये पोस्ट डेटेड चेक भी नहीं है, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक में भी एक डेट दिया जाता है। और अशोक वानखेड़े एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है, इससे पहले कि मैं अपने तीसरे मुद्दे पे आऊं, बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरह का जनाधार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, उससे घबरा कर किसी भी तरह से एक मुद्दा इस तरह का लाया जा रहा है।
तो आप महिलाओं को क्या कह रहे हैं, हमारी माता बहनों को क्या कह रहे हैं आप कि आज हमें वोट दीजिए, कल हम कब बनाएंगे आपको पार्लियामेंट में इसका कोई पता नहीं नहीं, तो है। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ही शामिल दल है जनता दल यूनाइटेड, वो समर्थन कर रही है इस बिल का ना। मैं तीसरे मुद्दे पे आ रहा हूं जिसमें जनता दल की बात हो जाएगी। जी। जनता दल में केसी त्यागी जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या कहा, हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन हम कोटा विद इन कोटा के लिए लड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और यही बात हम भी कह रहे हैं। हमारे राज्यसभा में हमारे सांसद ने इस बात को बहुत पुरजोर ढंग से उठाया है। और ये बात क्यों की जा रही जी। है, क्योंकि देखिए, जैसे बिहार में स्थानीय इकाई में जब महिला सशक्तिकरण को सबसे पहले सम्मान दिया गया, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की का प्रावधान किया गया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक स्टडी करके बताया कि आजादी के बाद से 650 महिलाएं एमपी बनी हैं, और उसमें सिर्फ 2.5% महिलाएं एससी, एसटी, ओबीसी से आती हैं। मतलब समझिए कि 15, 20, 25 महिलाएं। तो देखिए, अगर आप बिल ला रहे हैं तो ये आपको भी मालूम है कि सभी महिलाएं एक तरह की नहीं है। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ी हुई महिला और हमारे जहानाबाद के श्री कृष्ण मेमोरियल महिला कॉलेज की पढ़ी हुई महिला, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो समाज में जो विसंगतियां हैं, और सबको मालूम है जातीयत आरक्षण तो हम मानते हैं और दिया जाता है, तो जातिगत आरक्षण से इस प्रावधान को दूर क्यों रखा जा रहा है? तो आप फिर वही होगा कि वृंदा कारत, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, इस तरह के लोग एमपी बनेंगे। अगर आप वास्तव में इसको चाहते हैं कि इस देश की सही सभी महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को अगर उचित मौका मिले, तो उसके लिए इसमें कोटा विद इन कोटा लाना जरूरी है। और ये मांग आज का मांग नहीं है। शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने ये मांग शुरू से किया है। इनका शरद यादव जी ने तो ये भी कहा कि आप 33% नहीं, आप 50% रिजर्वेशन कर दीजिए, लेकिन कोटा जरूर लाइए। तो जब तक इस समाज में विसंगतियां रहेंगी, जातिगत आरक्षण जब तक है, तब तक महिला आरक्षण में भी जातिगत आरक्षण होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया गठबंधन बना है और उस इंडिया गठबंधन का समीकरण ऐसा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को संभावित रूप से भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है लोकसभा के चुनाव में, इस वजह से बीजेपी ऐसे बिल ला रही है, ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसको लगता है कि बड़ा राजनीतिक लाभ होगा, सब कुछ चुनाव के लिहाज से सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। देखिए, उनको लगता है लेकिन लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। आप बिहार जैसे राज्य में देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज देखिएगा, जी। तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। और बिहार में जिस तरह से काम हुआ है पिछले कई दशक से, आप गांव में जाके देखिएगा कि बच्चियां प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में और साइकिल लेके स्कूल जा रही हैं, स्कूल से घर जा रही हैं। और जो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, उसमें जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उससे जो सशक्तिकरण हुआ है, तो महिलाओं को ये मालूम है कि ये जो बिल है, वो सिर्फ एक प्रलोभन है। ये प्रलोभन है और इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर ये गंभीर होते तो 2024 के चुनाव में कर दे हो जाता। आप कह रहे हैं कि इसमें 180 महिलाएं चुन के आएंगी, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तो 2024 में क्यों नहीं है 180 महिलाएं चुन के आ रही हैं? तो आपने एक ऐसा बिल बनाया है और उसमें बिल में प्रावधान रखा है कि ये बिल कब इम्प्लीमेंट होगा, कौन सी सरकार करेगी, ये 2029 में होगा कि 2034 में होगा, किसी को नहीं पता है। तो ये सिर्फ एक, देखिए, इस सरकार में इवेंट मैनेजमेंट हर चीज में होता है। अब आपने देखा, ये सरकार अगर महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर होती,
तो जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और प्रधानमंत्री एक बार वहां गए नहीं, कभी उन्होंने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। कल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। उसके पहले नए पार्लियामेंट की भूमि पूजा हुई थी, उसके बाद एक तरह का गृह प्रवेश हुआ था। कहीं भी जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, जो महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, आपको उनको कहीं कहीं भी कोई किसी भी तरह से तरजीह नहीं दी गई है। तो ये महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते हैं, ये हर चीज इस हिसाब से करते हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह से इनको वोट मिले। देखिए, तो हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर सर थे, और जाहिर तौर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर, इसके समर्थन और विरोध को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रही है, उस पर बातचीत, और कहाँ खामियां हैं, किन वजहों से आरजेडी इस बिल पर सवाल उठा रही है और किन वजहों से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि ये धोखा है, उस पर लंबी चर्चा इस पूरे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।